नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। देखो हम लोग जो कि चैप्टर नंबर 14 अध्ययन कर रहे थे, राजनीति व समाज का जो चैप्टर है वो अध्ययन कर रहे थे। तो इसी क्रम में देखो अभी तक हमने जो आपका दबाव समूह है वहाँ तक जो कि टॉपिक काफ़ी अच्छे से देख लिया था। आज हम देखेंगे भारत में जो सामाजिक एवं राजनीतिक अभिजन वर्ग है या एलिट क्लास है आपका, या एलिट पावर वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक जो कि आज हम यहाँ से देखेंगे। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो आपका ये अभिजन वर्ग वाला या फिर एलिट क्लास वाली बात है, वो देखो जो इस बुक में दिया है, SS पांडे की जो बुक में दिया है वो सिर्फ राजनीतिक अभिजन के बारे में दिया है, और जो अलग से अभिजन होते हैं मतलब और क्षेत्र के जो अभिजन वर्ग होते हैं उनके बारे में कोई बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। क्यों? राजनीतिक अभिजन वर्ग के बारे में ही विशेष रूप से ये जो कि पूरा यहाँ पे टॉपिक डिस्कशन किया जा रहा है। साथ ही देखो जो अभिजन वर्ग है या एलिट क्लास है या फिर एलिट जो पावर है उसके संबंध में देखो जो आपके इटालियन दो आपके समाजशास्त्री हैं, कौन है? एक परेटो है, एक मॉस्का है। इनका कहीं भी इस बुक में जिक्र वगैरह नहीं किया गया, जबकि ये दोनों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट समाजशास्त्री हैं आपका अभिजन वर्ग से या फिर अभिजात शक्ति से। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नई डिस्कशन है। तो हम एक काम करेंगे, इस बुक को तो डिस्कस करेंगे, साथ ही मैं यहाँ पे अपना नोट्स अटैच कर दिया हूँ यहाँ पे, जो कि जो भी चीज़ें यहाँ पे नहीं है आपका एलिट क्लास से संबंधित या एलिट पावर से संबंधित, वो चीज़ें हम नोट से यहाँ पे देख लेंगे विस्तृत में, उसके बाद जो कि बुक को कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम जो कि यहाँ पे नोट्स से देखते हैं, उसके बाद जो कि बुक को यहाँ पे देखेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा जो कि फिर उसके बाद क्लियरिटी वगैरह हो जाएगी। राइट, तो चलो पहले सबसे पहले नोट्स के थ्रू चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका एलिट पावर वाला देखो जो टॉपिक है पूरा यहाँ से आपका जो कि क्लियर हो जाएगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से टैकल वगैरह कर लेंगे। राइट, शुरू करने से पहले एक बात और, आप लोग देखो वीडियो वगैरह देखते हो, ठीक है, अच्छी बात है, शेयर वगैरह भी थोड़ा बहुत शायद करते होगे, लेकिन आप लोग को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अभी भी मैंने जो कि चेक किया, यहाँ पे सब्सक्राइबर की संख्या लगभग आधे से भी कम है, और मैक्सिमम लोग ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो देखो यार, आप सब्सक्राइब कर दो, आप ही के भाई का चैनल है। ठीक है, आप जितना सब्सक्राइब वगैरह करोगे, जितना सपोर्ट दिखाओगे, ये चैनल उतना ही अच्छा सा जो कि काम वगैरह भी करेगा, और हमारे पास जो कि रिसोर्सेज वगैरह अच्छे से थोड़े से हो जाएंगे, तो हम और अच्छे क्वालिटी वाले जो कि यहाँ पे वीडियो लेक्चर वगैरह भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है थोड़ा। देखो, यह जो अभिजात सिद्धांत है यह इस तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक समाज में मोटे तौर पर दो भिन्न वर्ग पाए जाते हैं। एक थोड़े या अल्पसंख्यक लोगों का वर्ग जो अपनी क्षमता के आधार पर समाज का सर्वोच्च नेतृत्व प्रदान करते हैं, तथा बहुसंख्यक जनसामान्य वर्ग पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जो कि शासन करता है। तो इसमें जो पहला वर्ग जो कि अल्पसंख्यक या छोटा समूह है, उसी को देखो अभिजन वर्ग, अभिजात वर्ग या अभिजन वर्ग या फिर सीधे सीधे एलिट क्लास कहा जाता है। और जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको देखो जनसमूह या फिर बहुसंख्यक जनता भी कहा जाता है। तो अब देखो आपको और क्लियर समझाने के लिए ये आप डायग्राम देखो, एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है जो ये बता रहा है कि देखो समाज में कुछ ही गिने चुने लोग हैं, कुछ बहुत थोड़े से लोग हैं जो पूरे समाज जो कि शासन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखो पॉलिटिक्स में संसद में कितने मेंबर है? 552 ही मेंबर तो हैं, और ये 552 मेंबर जो कि पूरे देश के संबंध में जो कि विधि विधान बना रहे हैं, पूरे देश का शासन व्यवस्था जो कि चला रहे हैं। यानी कि कुछ थोड़े से लोग हैं जो कि पूरे देश 136 करोड़ की आबादी पे जो कि शासन कर रहे हैं। तो वही ये जो थोड़े से लोग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हीं की बात यहाँ पे इस तरह से बताई जा रही है। ठीक है, अल्पसंख्यक से आप मतलब वो मत समझ लीजिएगा कि SC ST कम्युनिटी हो गया या इस तरह की जो कम्युनिटी, ऐसी बात नहीं की है। अल्पसंख्यक मतलब कि कुछ थोड़े से लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, उन्हीं के द्वारा जो कि पूरे देश पर शासन किया जा रहा है, इसलिए इस थोड़े से लोग को जो कि अल्पसंख्यक वर्ग बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखो समझोगे, जनसामान्य में देखो बहुत सारे जो कि लोग हैं, पूरी जनता यहाँ पे बैठी हुई है, और ये थोड़े से लोग जो कि यहाँ पे आके जो कि इन पर शासन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको देखो सत्ता या फिर शक्ति प्राप्त हो जाती है। कैसे? अपनी जो क्षमता इनकी होती है उसके आधार पर। ठीक है, उस आधार पर जो कि समाज का नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं। तो वही बोला जाएगा, जो इसमें प्रथम वर्ग होता है उसको देखो अभिजन वर्ग या अभिजात वर्ग या फिर एलिट क्लास बोला जाता है, जो कि शासक के रूप में काम करते हैं। और जो द्वितीय वर्ग होता है जो कि आपका उसको क्या बोलते हैं? जनसमूह या फिर जनसामान्य लोग जो कि शासित के रूप में काम करते हैं, यानी जो कि इनके द्वारा जो कि शासित होते हैं, ये जैसा रूल बनाते हैं उसको जो कि ये फॉलो करते हैं। तो इस तरह से आपका जो कि कुछ डिफाइन किया जा रहा है अभिजात सिद्धांत के बारे में और अभिजात वर्ग के बारे में बताया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पे अब ये यहाँ पे समझ लो कि ये जो अभिजात वर्ग है इसका क्या फ़ायदा है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका उद्देश्य देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये M मैंने यहाँ पे नीचे लिखा, इसको ऊपर लिखना चाहिए। इसका देखो दो तरह से फ़ायदा है समाजशास्त्र में। एक तो इससे देखो हम शक्ति और जो सत्ता होता है उसका अध्ययन काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे, और समाज का कि किस तरह से शक्ति और सत्ता का जो कि विभाजन है, कैसे जो कि वहाँ पर रूल वगैरह हो रहा है और किनके द्वारा जो कि रूल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो सामाजिक अस्थिरीकरण है, कौन समाज में उच्च है, कौन समाज में निम्न है स्तर का है, तो इस चीज़ को जो कि हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए जो कि ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका
जो ये आज का अभिजात वर्ग है या अभिजन वर्ग है या एलिट क्लास है, वो जो परंपरागत अभिजन वर्ग है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले का जो परंपरागत अभिजात वर्ग होता है, एक सेकेंड, अभिजन वर्ग या फिर एलिट क्लास जो होता है परंपरागत, उसमें देखो केवल शासक वर्ग होते थे। लेकिन आज इसमें काफ़ी चेंजेस हो गया है। आज देखो बहुत सारे क्षेत्रों में जो कि अभिजात वर्ग, मतलब हर क्षेत्र के एक अभिजात वर्ग आपको कोई ना कोई नजर आएगा। अभिजात वर्ग करने का मतलब कि किसी क्षेत्र में मान लो कोई सिंगर है, राइट, जैसे आप अरिजीत सिंह का उदाहरण दे सकते हो कि अरिजीत सिंह भी एक तरह से सिंगर के क्षेत्र में अभिजात वर्ग है, क्योंकि ये देखो काफ़ी पॉपुलर है और ये जो कि सिंगिंग में काफ़ी ऊपर एक तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अभिजात वर्ग के रूप में आएंगे सिंगिंग क्षेत्र में। तो इसी तरह बोला जाए, देखो पावर के अभिजात वर्ग होते हैं समाज में, और जो पूंजीपति होते हैं यानी इंडस्ट्रियल लोग होते हैं उसके भी अभिजात वर्ग होते हैं। सैन्य क्षेत्र में भी अभिजात वर्ग होते हैं, यानी जैसे जो सर्वोच्च रैंक का अधिकारी होगा वो देखो सैन्य क्षेत्र में अभिजात वर्ग होगा। शासक के में भी अभिजात वर्ग होते हैं आपका। बुद्धिजीवी में भी अभिजात वर्ग होते हैं। बहुत से जो देखो जो आपके फिलोसफर हैं, बहुत फेमस है, कई सारे देशों में जाकर जो कि यूनिवर्सिटी में जो कि लेक्चर वगैरह देते हैं, सेमिनार वगैरह करते रहते हैं, बहुत फेमस है। तो वो जो कि सभी बुद्धिजीवियों में वो जो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभिजात वर्ग है या अभिजन वर्ग है, ठीक है। इसी तरह देखो बोला जाए कि मैनेजमेंट में या फिर नौकरशाही जो आपकी है प्रशासनिक सेवा, उसमें भी अभिजात वर्ग आज हमको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि जो परंपरागत अभिजात वर्ग है वो किस तरह से आज के अभिजात वर्ग से डिफरेंट है, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। अब देखो ये जो परेटो मुस्का है, ये देखो अभिजात वर्ग को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा क्रम उल्टा लिख दिया है, नीचे से शुरू करते हैं 1 2 3, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट बोला जा रहा है, परेटो मुस्का बताते हैं अपने अध्ययन में कि अभिजात जो वर्ग होता है ना वो अपनी योग्यता, क्षमता, नेतृत्व करता आदि के कारण जो कि कुछ लोग यानी समाज पर जो कि शक्ति प्राप्त कर लेता है और कुछ समाज के लोगों पर जो कि शासन करता है। यानी वो अपनी योग्यता, नेतृत्व करता और क्षमता के आधार पर जो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में सर्वोच्च पद पर पहुंच जाते हैं, और ऐसे वर्ग को ही अभिजात वर्ग बोला जाता है। फिर साथ ही देखो बोलते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के उच्च पदों पर ये आसीन होते हैं। मतलब कहाँ पर आसीन होते हैं, उच्च पदों पर आसीन होता है जहाँ पर जो कि निर्णय लिया जाता है, यानी निर्णय वगैरह को प्रभावित किया जाता है या फिर निर्णय लिया जाता है, ऐसे पदों पर ये आसीन होते हैं। देखो जब ये निर्णायक पद पर आसीन हो गए तो जो भी देश के संबंध में निर्णय होगा, समाज के संबंध में निर्णय होगा, तो इनका पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल होगा, है ना। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये समाज को प्रभावित भी करते रहते हैं। फिर साथ ही देखो ये बोला जाए कि जो सरकार के निर्णय है ना उसको प्रभावित करते हैं। एक तरह से जैसे आपका दबाव समूह था, लेकिन ये दबाव समूह से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि दबाव समूह में देखो जन सामान्य का समूह होता है, लेकिन ये अभिजात वर्ग क्या है, ये इसमें देखो जो भी क्षेत्र होगा उसका जो सबसे उच्च पद पे जो लोग होंगे उनको जो कि अभिजात वर्ग बोला जाएगा। और ये देखो जो कि सरकार के जो निर्णय होते हैं, पॉलिसी होते हैं, उसको जो कि ये प्रभावित करते रहते हैं या फिर उनमें हस्तक्षेप करके जो कि उनमें बदलाव वगैरह भी करते रहते हैं। तो ये कुछ परेटो मुस्का जो कि अभिजात वर्ग की विशेषता बताते हैं। अब बोलते हैं कि ये अभिजात वर्ग जो कि अल्पसंख्यक अभिजन वर्ग होते हैं, यानी कुछ ही लोग होते हैं जो कि पूरी जनता पे जो कि शासन वगैरह करते रहते हैं। तो इस तरह से परेटो मुस्का जो कि अभिजात वर्ग के बारे में व्याख्या करते हैं। अब चलो आगे देखते हैं। अब जैसे तो यहाँ बोला जा रहा है कि अभिजात वर्ग जो होता है इनको जो को पावर का सोर्स कैसे मिलता है, तो इसके कुछ कारक बताया जाए, जैसे वो उनकी योग्यता, नेतृत्व के आधार पर भी तो बताएगा, लेकिन कुछ और कारक है, सामाजिक कारक। जैसे बोला जाए कि आपका धार्मिक मूल्य भी देखो अभिजात वर्ग को एक तरह से पावर देने का काम करते हैं, वो अभिजात वर्ग उनको बनाने का काम करते हैं। जैसे देखो बोला जा रहा है कि मतलब जो आपका धार्मिक मूल्य है ये भी जो कि शक्ति प्राप्त करने में अभिजात वर्ग को सहायता प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर देखोगे तो आप ब्रिटेन में देखोगे, जो ब्रिटेन के किंग होते हैं उनको चर्च का सर्वोच्च पद धारण करते हैं वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि चर्च का ये रूल है, या फिर चर्च जो यानी धर्म उनका ग्रंथ है, वहाँ पे ऐसा रूल है कि जो किंग होगा वही जो कि यहाँ का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा, यानी वो सर्वोच्च पद पर उनको आसन किया जा रहा है, किसके द्वारा? धर्म के आधार पे। इसलिए जो किंग है वो जो कि अभिजात वर्ग हो जा रहा है धर्म के क्षेत्र में, ठीक है। इसी तरह भारत के आप क्षेत्र में देखोगे तो परंपरागत भारत समाज में देखोगे तो जो उच्च जाति है, मैंने परंपरागत क्यों लिखा, क्योंकि आज ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आज लोकतांत्रिक समाज है, आधुनिक समाज है, इसलिए आज इतना नहीं देखने को मिलता। लेकिन परंपरागत समाज में, भारतीय समाज में देखोगे तो जो उच्च जाति के लोग हैं तो वहाँ पर भी देखो धार्मिक रूप से उनको पवित्रता से अधिक निकटतम माना जाता था। जो उच्च जाति है उनको देखो पवित्रता के सबसे निकटतम माना जाता था। इस वजह से उनको देखो प्रभु जाति या अभिजात वर्ग के रूप में जो कि समाज में कंसीडर किया जाता था। जब वो समाज में प्रभु जाति या अभिजात वर्ग होते थे तो उनको वो जो देखो समाज को रेगुलेट भी करते थे, उनके पास शक्तियाँ भी होती थी, लोग उनकी बात को मानते थे, सुनते भी थे। तो इस तरह से परंपरागत भारत में भी इस तरह के उदाहरण आप देख सकते हो कि जो धार्मिक मूल्य है वो देखो अभिजात पावर के लिए एक तरह से शक्ति का स्रोत, मतलब एक तरह से सोर्स का काम करते हैं, ठीक है। और देखो दूसरा कारक बताया जाए कि वंशानुगत कारक, यानी जो परिवारवाद है, कि जैसे आप देख लो परंपरागत भारत का एग्जाम्पल लो तो क्या होता था, किसी उच्च जाति का अगर किसी गांव में कोई मान लो ग्राम प्रधान है
या पंचायत का जो ग्रामपति होता था वो अगर जैसे किसी एक जाति का है, उच्च जाति का, तो उसी के परिवार के लोग ही जो आगे कंटिन्यू जो कि प्रधान बनते थे। अगर ये तो मैंने आपको गांव के स्तर बताया, अगर आप राष्ट्र के स्तर पर समझना चाहो तो जैसे देखो राजा को ले लो, तो राजा का बेटा ही जो होता था वही राजा बनता था, फिर उसी का बेटा जो आगे होता था वो जो कि राजा बनता था। तो इस तरह के जो कि चलता था, यानी ये वंशानुगत कारक है। यहाँ पे जो देखो जो इसके बेटे को जो ये आपका एलिट पावर वाली जो पावर मिली है, एलिट क्लास वाली पावर, वो किसके कारण मिली? जो ये आपका वंशानुगत है उसके कारण मिली है। ठीक है, तो ये कुछ सोर्स बताया जा रहा है यहाँ पे। अब देखो एक टर्म आता है यहाँ पे, सर्कुलेशन ऑफ एलिट। तो अब ये समझो ये क्या है, इसका मतलब ये होता है जो एलिट वर्ग है ना, एलिट विभिन्न क्षेत्रों में अपने स्थान बदलते रहते हैं, परंतु हर बार वे उच्च पदों पर ही बने होते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे समझ लो कोई आईएएस ऑफिसर है, आप ऐसे समझोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। कोई आईएएस ऑफिसर है, अब उसका मान लो ट्रांसफ़र होगा तो वो तो आईएएस के तौर पे जाएगा, मतलब डीएम। मान लो किसी आईएएस ऑफिसर कोई डीएम है, ठीक है, अब उसका मान लो ट्रांसफ़र हो रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तीसरे राज्य में, चौथे राज्य में, ठीक है, तो अब उसका ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर चौथे जिले 3-4 जिले में ट्रांसफ़र हो रहा है, पर उसका जो रैंक है या पद है वो तो वैसा ही बरकरार है, भले वो जो कि यहाँ अब इस जिले से न होकर इस जिला में आ गया है, अब इस मंत्री का सचिव बन गया है, इस मंत्री का सेक्रेटरी का जो कि पद धारण कर लिया है, लेकिन अब क्या हो रहा है वो चेंज हो रहा है, लेकिन वो क्या है उसी पद पर बना हुआ है, भले वो जो कि एक जिले से दूसरे जिले में आ रहा है या फिर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहा है, वो जो कि उच्च पदों पर ही बना हुआ है। तो ये बोला जा रहा है कि जब एलिट क्लास का विभिन्न क्षेत्रों में जो कि ट्रांसफर वगैरह होता रहता है या फिर विभिन्न क्षेत्रों में जो कि उनकी नियुक्ति वगैरह होती है, लेकिन उनकी नियुक्ति कहाँ होती है? उच्च पदों पर ही होती है, निम्न पदों पर नहीं होती है। और साथ ही यहाँ पे देखो ये जो उच्च पद है, यहाँ पे देखो जो जन सामान्य के लोग हैं वो नहीं पहुँच पाते, केवल एलिट क्लास के लोग ही पहुँचते हैं, और इन्हीं का जो कि आपस में जो कि ट्रांसफर वगैरह होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। तो इसी को क्या बोला गया है? सर्कुलेशन ऑफ एलिट बोला जाता है। ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे जो परेटो हैं वो जो आपका एलिट है या फिर अभिजात वर्ग है उसका प्रकार बताते हैं। तो यहाँ पे दो तरह से टाइप से बताया जाता है। एक तो शासक अभिजात वर्ग, जिसमें देखो मंत्री, कैबिनेट सचिव वगैरह ये लोग आते हैं जो कि शासन का काम करते हैं। इस क्षेत्र में जो कि अभिजात वर्ग है उसके बारे में बात की जा रही है, यानी मंत्री सचिव ये सब लोग। ठीक है, और दूसरा जो कि इन्होंने बोला कि गैर शासक अभिजात वर्ग, यानी जो सीधे पॉलिटिकल में नहीं, पॉलिटिकल क्षेत्र में नहीं है, यानी जनता को शासन वाला काम नहीं करें, लेकिन अन्य क्षेत्रों में जो कि वो काफ़ी उच्च पदों पर अपने अपने क्षेत्रों पर बने हुए हैं। जैसे देखो फिल्मों में हीरो हीरोइन वगैरह होते हैं, तो कुछ हीरो देखो काफ़ी टॉप पे होते हैं। जैसे अभी आज प्रेजेंट समय में देखो सलमान खान, अमिताभ बच्चन आपके ये जो कि टॉप पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हो आप फिल्म इंडस्ट्री का अभिजात वर्ग है एक तरह से। और दूसरी तरह से तो कुछ विख्यात लोग होते हैं, जैसे गायक अरिजीत सिंह का हमने एग्जाम्पल लिया, तो सिंगिंग में अरिजीत सिंह जो कि अभिजात वर्ग एक तरह से हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये गैर शासकीय क्षेत्र में भी जो कि अभिजात वर्ग आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह देखो बुद्धिजीवियों में भी अभिजात वर्ग देखने को मिलेगा। सैन्य संगठन तो खैर शासक वाले क्षेत्र में भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्टली जो कि सेना जो कि शासन का ही काम करती है। तो अब देखो बोला जा रहा है यहाँ पे जो आपके परेटो हैं वो बताते हैं ये समाज में खतरे कैसे हो सकते हैं। आपका एलिट क्लास, ये समाज के लिए देखो खतरे हो सकते हैं कब? जब अगर एलिट क्लास में लोग जो लोग आएंगे वो निम्न गुण के व्यक्ति वाले होंगे या फिर उनके मेरिट से समझौता किया जाएगा, तब ऐसे लोग जो कि ऐसे एलिट क्लास होंगे वो समाज के लिए खतरा होंगे। कैसे समझो? जैसे मान लो कि कोई अगर उच्च पदों पे कोई निम्न गुण वाला व्यक्ति आ गया जिसको जो कि उतनी समझ नहीं है उस पद से संबंधित, उस पद से संबंधित जो कि निर्णय लेने की उतनी समझ नहीं है, उतनी उसकी जो कि कह लो अनुभव नहीं है उस क्षेत्र में, तो वो अगर कोई निर्णय लेगा तो अच्छा निर्णय लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। तो इससे क्या होगा? आपका समाज जो कि क्राइसिस की तरफ चला जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि समाज में खतरा भी हो सकता है एलिट क्लास की वजह से, अगर उसके मेरिट वगैरह में समझौता किया जाता है। तो इस तरह की बात यहाँ पे जो कि परेटो बताने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये यहाँ पे जो आपके परेटो है ना, वो अभिजन वर्ग को दो तरह से बांटने की कोशिश करते हैं। पहला तो हमने वही देखा, शासक वर्ग, गैर शासक वर्ग। फिर और ये और जो आपका एक मैकियावेली है, ये देखो 15वीं सेंचुरी में आपका ये पॉलिटिक्स थे, मतलब ये राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, प्रोफेसर थे राजनीतिक के, ऐसा समझो। तब 15वीं सेंचुरी में मैकियावेली काफ़ी फेमस है। तो इनका एक विचार था फॉक्सेस एंड लॉयन का। तो अब यहाँ पर समझो ये फॉक्सेस एंड लॉयन, अब यहाँ पे आप समझ लो जो लॉयन मतलब होता है वो आप समझो राजशाही एलिट है एक तरह से, और जो फॉक्सेस है वो क्या है? आपका लोकतांत्रिक एलिट है, यानी कि राजशाही अभिजात वर्ग और लोकतांत्रिक अभिजात वर्ग। ये इतना भी समझो, अभी आगे आपको समझ में आएगा। तो देखो ये बोलते हैं परेटो कि जो आपका अभिजात वर्ग है उसको हम दो तरह से देख सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला ऐसे अभिजात वर्ग जो लॉयंस है, यानी राजशाही की जो एलिट क्लास है उसके बारे में। दूसरे ऐसे जो आपके
एलिट क्लास है जो कि फॉक्सेस है, जो कि लोकतांत्रिक एलिट के रूप में आते हैं। तो देखो लायंस में कौन आता है, यानी राजशाही एलिट। ये क्या है, ये देखो परंपरागत समाज में पाया जाता है, ठीक है, यानी राजा का बेटा राजा होता था, वो देखो समाज में जो समाज का एक मुख्य विचारधारा लेकर चलता था, ये अगर समाज को प्रगतिशील बनाना है, हमको अधिक से अधिक जो कि एरिया कैप्चर करना है, तो इस तरह की बात उसके दिमाग में चलती थी। और देखो ये आधुनिकता के प्रति थोड़ा सा संकोच दिखाते थे, ये जो आपके राजशाही एलिट थे, ठीक है। तो इनको क्या बोला गया, मैकियावेली द्वारा इनको देखो लायंस बोला गया, ठीक है। अब आगे देखो जो आपका सेकंड जो फॉक्सेस है वो लोकतांत्रिक एलिट है। ये देखो ऐसे लोग हैं, ये देखो थोड़े चालाक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये परिवर्तनकारी हैं और ये भौतिकवादी है, ये मतलब विलासिता आर्थिक वृद्धि पर बल देते हैं, ठीक है। और ये देखो जनता के विचारों को जो कि मोबिलाइज करते हैं, यानी उनको जो कि अपने फेवर में लाने की कोशिश करते हैं, अपने स्पीच से, अपने सेमिनार से, इस तरह से। तो ये क्या करते हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, आपका जो फॉक्सेस वाले यानी लोकतांत्रिक एलिट है, ये सब क्यों इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो राजशाही एलिट होता है ना, उसको चेंज करना चाहते हैं, उसको हटा के अपनी सत्ता को जो कि कायम करना चाहते हैं। इस वजह से जो है कि आपका ये जो फॉक्स, मतलब आप कहानी पढ़ोगे फॉक्स चालाक होती है, तो उसी आधार पे इसको जो कि फॉक्सेस का टाइटल दिया गया। यानी ये चाहती है जो आपका जो राजशाही एलिट है वो चलता रहा है परंपरागत समाज में, उसको हटा दिया जाए, उसकी जगह जो आपका लोकतांत्रिक एलिट यानी जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर आए और ये जो कि समाज का निर्णय वगैरह करे, ये जो कि सत्ता को प्राप्ति करे। तो इस आधार पे देखो सत्ता प्राप्ति के आधार पे देखो दो तरह से जो कि अभिजात वर्ग को देखने की कोशिश करते हैं, आपका लायन और फॉक्सेस के विचारधारा के आधार पे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये एक डायग्राम है जिससे आपको एलिट क्लास की जो पावर होती है उसके बारे में समझ में आएगा कि कैसे द पावर एलिट है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। मैंने यहाँ पे देखो मुख्य रूप से 3 क्षेत्र लिया है प्रमुख रूप से। देखो एक सैन्य संगठन क्षेत्र है जहाँ पे देखो ये कुछ मान लो रैंक है, छोटा रैंक है, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा रैंक है, तो यहाँ पे कोई एक पद, ये जो डॉट आपको दिख रहा है एकदम आगे, तो ये मतलब कुछ ऐसा पोस्ट है जहाँ पे जो कि कोई व्यक्ति बैठा है, उसी को जो कि हम अभिजात वर्ग करें, यानी ये डिसीजन वगैरह ले सकता है। तो सैन्य संगठन, सैन्य क्षेत्र में भी अभिजात वर्ग होता है, और वाणिज्यिक क्षेत्र यानी कॉमर्शियल क्षेत्र में आप देखो कम से कम यहाँ पे देखो बताया जा रहा है आपका जो आर्थिक रूप से उच्च 1% धनी वर्ग होते हैं, यानी जो टॉप 1% धनी लोग होते हैं वो एक तरह से अभिजात वर्ग का काम करते हैं। किस क्षेत्र में, कॉमर्शियल के क्षेत्र में। जैसे आप देखो कॉर्पोरेट एलिट जो होते हैं, जैसे सीईओ हो गए, कंपनी के प्रेसिडेंट हो गए, मेजर जो शेयर होल्डर होते हैं, वो जो कि इस तरह के डिसीजन को प्रभावित वगैरह, कॉमर्शियल डिसीजन को प्रभावित वगैरह करते रहते हैं। और देखो इसी तरह से देखो राजनीतिक अभिजात वर्ग है जो कि आपका ये तीनों राजनीतिक अभिजात वर्ग, वाणिज्यिक अभिजात वर्ग और सैन्य अभिजात वर्ग, ये तीनों मिल के एक तरह से देखो पूरे राष्ट्र को गवर्न करते हैं और राष्ट्र पर जो कि शासन वगैरह करते हैं, और राष्ट्र के जो संबंधी जो समाज विकास से संबंधित जो निर्णय वगैरह होते हैं उसको जो कि प्रभावित वगैरह करते रहते हैं। तो इस तरह से तीनों का कॉम्बिनेशन के रूप में द पावर एलिट को आपको दिखाया जा रहा है तीनों का। और ये जो आगे बिंदु है रेड, ये ब्लैक पॉइंट से, ये जो कि इसके पोस्ट को दिखाया जाता है। देखो उच्च पदों पर आसीन ऐसे लोग हैं, यही लोग जो कि इस तरह के जो कि आपके समाज के जो कि डिसीजन वगैरह है उसको जो कि प्रभावित करे। तो राजनीतिक क्षेत्र में जैसे देखो वरिष्ठ राजनेता हो गए, नेतृत्वकर्ता हो गए, और चुनाव अधिकारी भी कभी कभी जो कि इस तरह के जो कि, क्योंकि देखो चुनाव संबंधी सारे डिसीजन उनके हाथ में होते हैं, राइट। तो इस तरह से जो कि बोला जाए कि ये लोग जो कि आपका राजनीतिक अभिजात वर्ग कहलाते हैं। तो ये आपका डायग्राम मैंने आपको याद होगा, तो जो एलिट क्लास पे आपका सृष्टि देशमुख जी का जो आपका सोशियोलॉजी का टेस्ट सीरीज था, वहाँ से मैंने ये डायग्राम को पिकअप किया और अपने नोट्स में ऐड किया है। तो इसी तरह आप भी ऐड वगैरह लिख सकते हैं अपने नोट्स को। तो चलो यहाँ तक हमने तो जो कि अपने नोट्स से अभिजात वर्ग को काफ़ी अच्छे से डिटेल से समझा। अब देखो इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, तो क्रिटिसिज्म भी आप यहाँ पे देख लो। ये कैसा हो गया उल्टा, चलो ऐसे देख लेते थोड़ा सा, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म में बोला जाता है आलोचना में कि यहाँ पे देखो बोला जाता है कि ये एलिट कौन होगा, इसका कोई गुणात्मक जो कि मापन नहीं है, कि आप कैसे बताओगे कि कोई जो कि वर्ग एलिट क्लास है कि नहीं है, इसका कोई गुणात्मक मापन नहीं है। बस हाँ समाज में उससे सर्वोच्च पद पर चाहे जैसे भी पहुंच गया तो उसको हम एलिट मान ले, तो ऐसा ये नहीं होना चाहिए। साथ ही देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके क्रिटिसिज्म में कि जो फॉक्सेस एंड लायंस की जो अवधारणा यहाँ पे दिए गई है ना आपका दो तरह के एलिट को बताने के लिए, तो बोला कि कोई दो तरह के एलिट नहीं है बल्कि शासन का एक तरीका है। पहले जो कि राजशाही था, अब जो कि लोकतांत्रिक, उसी को चेंज करके जो कि डेमोक्रेटिक जो कि शासन हमको देखने को मिल रहा है। तो इस आधार पर इसका क्रिटिसिज्म वगैरह थोड़ा सा किया जाता है। साथ ही बोला जाता है कि ये देखो एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए जो कि हानि भी पहुँचाता है। कैसे, अब देखो गवर्नमेंट किसी वेलफेयर के लिए मान लो जैसे
श्रमिक संगठन है, ठीक है। श्रमिक संगठन के संबंध में कुछ वेलफेयर संबंधी पॉलिसी वगैरह बना रही है। तो जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो धनी अभिजात वर्ग है, ठीक है, औद्योगिक कॉमर्शियल से संबंधित, वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट की नीतियों को प्रभावित करेंगे, उसको बदलाव करेंगे, क्योंकि अगर श्रमिक से संबंधित जो कि उसके भलाई में जो कि अगर पॉलिसी बनेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान जो कि इंडस्ट्रियल लोगों का होगा। तो इसलिए जो कि अपना नुकसान ना हो पाए, इसके लिए जो कि ये जो कि इस पॉलिसी को जो कि प्रभावित करेंगे। तो इस तरह से देखो जो आपका समाज में वंचित वर्ग है उसके उत्थान में एक तरह से देख लो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अभिजात वर्ग एक तरह से कभी कभी क्या करता है, आपका लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता रहता है, जिसकी वजह से लोकतंत्र के लिए ये नुकसानदेह भी है। तो इस आधार पर इसका क्रिटिसिज्म वगैरह भी किया जाता है। ये हमने नोट से काफ़ी डिटेल से देखा और समझा। तो चलो अब चलते हैं बुक की तरफ अपने, जो बुक में दिया आपका राजनीतिक अभिजन वर्ग के बारे में, तो उसको भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये अभिजात वर्ग का एक पार्ट है राजनीतिक अभिजन वर्ग। जैसे हमने 3 पार्ट देखा था, सैन्य संगठन, सैन्य अभिजात वर्ग, कॉमर्शियल अभिजात वर्ग, उसी तरह एक राजनीतिक अभिजात वर्ग था। तो ये राजनीतिक अभिजन पे जो कि आपका सेंट्रिक टॉपिक है, उसी पे पूरी केंद्रीकृत है। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, थोड़ा सा बताया जा रहा है इंट्रो के टाइप में, कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पेशों या क्षेत्रों के शीर्षस्थ लोग अभिजन कहलाते हैं। यानी सामाजिक जीवन के जो भी विभिन्न पेशा या क्षेत्र है उसमें जो शीर्षस्थ यानी उच्च पदों पर लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिजन कहलाते हैं। काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी अच्छा जो कि यहाँ पे जो कि इंट्रो शुरू किया गया है। आपका अभिजन किससे कहते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से राजनीतिक अभिजन राजनीतिक संस्कृति या राजनीतिक संरचना में निर्णय करने वालों के ऊपरी स्तर पर अवस्थित लोगों का एक ऐसा समूह है। यानी कि जो राजनीतिक अभिजन कौन है, देखो जो राजनीतिक संरचना या संरचना में जो निर्णय होता है उस पदों पर जो कि उपस्थित ऐसे लोगों का समूह है जिसका राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार होता है, जो राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करता है और राजनीतिक सत्ता में महत्वपूर्ण पदों पर अधिकार रखता है। मतलब ये अभिजात वर्ग वे है राजनीतिक क्षेत्र में जो कि राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में उच्च पदों पर बने होते हैं और राजनीतिक सत्ता का महत्वपूर्ण पदों का अधिकार रखते हैं। तो इस तरह से ये जो कि आपका राजनीतिक अभिजात वर्ग कहलाता है या फिर राजनीतिक अभिजात वर्ग की विशेषताएं यहाँ पे बताई जा रही है। जैसे उसी को देखो यहाँ पे पॉइंट भी बताया जा रहा है कि राजनीतिक अभिजन वर्ग समाज का प्रभावशील व्यक्ति या समूह होता है। इसका संबंध राजनीतिक क्षेत्र से होता है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो इन्हें अन्य से श्रेष्ठ बनाता है और ये जो कि उच्च पदों पर आसीन होकर जो कि राजनीतिक क्षेत्र के जो निर्णय वगैरह होते हैं उसको प्रभावित करते हैं। तो इस तरह की बात यहाँ पे कही जा रही है। साथ ही देखो बॉटम वर्ग क्या बोलते हैं कि सैद्धांतिक रूप से अभिजन वर्ग तथा लोकतंत्र को कई कारणों से परस्पर विरोधी माना जाता है। मतलब कि अभिजन वर्ग एक तरह से देखो जहां अभिजन वर्ग होंगे वहां पे डेमोक्रेसी अच्छे से जो कि रन नहीं कर पाएगी, इस तरह की बात बॉटम वर्ग कह रहे हैं। जैसे हमने जो कि लास्ट में अभी वही श्रम संघ वाला जो एग्जाम्पल से समझा था कि ये कैसे जो कि लोकतंत्र के लिए हानि भी पहुँचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो बोला जा रहा है परंतु आज जब फिर से योग्यता तंत्र के साथ प्रतिनिधिक लोकतंत्र को प्रासंगिक ठहराया जा रहा है तो लोकतंत्र और अभिजन वर्ग तीव्रता से सामंजस्य हुआ है। यानी लोकतंत्र और अभिजन वर्ग में देखो काफ़ी सामंजस्य हमको देखने को मिला है। कब? जब योग्यता को महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, योग्यता के आधार पर अगर जो कि कोई प्रतिनिधि चुना जा रहा है, मतलब कोई अच्छा व्यक्ति जो कि योग्य है और उसको जो कि जनता भी उसी को जो कि जनता चाह रही है कि ये हमारा प्रतिनिधि बने और ये जो कि देश का शासन करे और वही चुन के सरकार में आती है, तो ऐसे अभिजात वर्ग देखो लोकतंत्र के लिए सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि यहाँ पे इसमें सामंजस्य भी बढ़ता हुआ हमको दिखा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि परंपरागत भारत में राजनीतिक अभिजन सामंतवादी और राजतंत्री चरित्र वाले मुख्यतः उच्च जाति के हुआ करते थे। यानी परंपरागत समाज में जो राजनीतिक अभिजन होते थे वो कहाँ से होते थे? उच्च जाति के ही लोग होते थे ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि देखो ब्रिटिश शासन काल में नई शिक्षा पद्धति, नई प्रशासनिक व्यवस्था आदि के कारण परंपरागत राजनीतिक अभिजन के साथ एक नवीन बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग भी राजनीतिक अभिजन वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। तो यहाँ पे देखो बताया जाए कि जो परंपरागत समाज, भारतीय राजनीतिक समाज था परंपरागत, वहाँ पे देखो उच्च जाति के लोग ही जो कि अभिजन वर्ग बन के आते थे। लेकिन जब ब्रिटिश शासन काल आया, नई शिक्षा पद्धति आई, प्रशासनिक व्यवस्था आई, मतलब और आर्थिक क्षेत्र में विकास हुआ, तो उसमें देखो एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ और ये मध्यम वर्ग भी जो कि आपका राजनीतिक अभिजन वर्ग के रूप में सामने आया। मतलब कि अंग्रेजों के आने के बाद अब केवल परंपरागत जो आपके उच्च जाति के अभिजन वर्ग थे वो केवल वही नहीं रह गए, उनके साथ एक और जो कि अभिजात वर्ग आ गया राजनीतिक क्षेत्र में। कौन? मध्यम वर्ग आ गया। ठीक है, तो इस तरह की बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक काल में राजनीतिक अभिजन के रूप में मुख्यतः जाति व्यवस्था के ऊपरी वर्ग का वर्चस्व बना रहा, क्योंकि ये उच्च शिक्षा प्राप्त भी थे और आर्थिक रूप से समृद्ध भी थे। यानी जो आपका उच्च जाति के लोग थे, आज़ादी के बाद भी उनका जो कि अभिजात वर्ग के रूप में वो बने रहे राजनीतिक क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखो जो उच्च वर्ग थे उन्होंने जो अच्छी एजुकेशन ली, उनके पास शिक्षा अच्छी थी और साथ ही वो देखो आर्थिक रूप से समृद्ध भी थे। इस वजह से देखो ये जो कि अपने क्षेत्र एरिया में जो कि अभिजात वर्ग के रूप में सामने आए, उच्च
उच्च जाति के लोग। तो बोला जाए लेकिन परंतु 1977 के बाद जातीय सोपान में मध्य स्तर की जातियों में जागरूक होकर तथा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की में संख्या के महत्व का एवं संरक्षात्मक भेदभाव का लाभ उठाकर राजनीतिक अभियान के रूप में सामने आई है। कहने मतलब 1977 में बताया जा रहा है जो जाति विभिन्न जाति हैं, मध्य स्तर की जो जातियां हैं या फिर निम्न स्तर की जातियां हैं, खासकर यहाँ पे मध्य स्तर की जातियों की बात की जा रही है, इनमें देखो जागरूकता है ये संगठित होना शुरू हो गया और ये देखो नंबर में बहुत बड़े थे। यानी जितने उच्च जातियों की संख्या थी उससे ज़्यादा जो कि मध्य जातियों की संख्या थी। यानी जैसे आपका जो है ना आपका उच्च जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वही बोला जाए कि जो आपका वैश्य है क्षत्रिय है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये नंबर के आधार पर भी संगठित होना शुरू हो गए और लोकतांत्रिक हमारे देश है यानी चुनाव होगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। तो ये नंबर के आधार पर जब संगठित हुए, इनमें जागरूकता आई तो संगठित हुए, तो ये जो कि चुनाव जीतना शुरू कर दिए और ये देखो राजनीतिक अभियान जो कि बनना शुरू हो गया 1977 के बाद से। यानी कि अब केवल जो आपकी उच्च जाति केवल वही अभिजात वर्ग नहीं रहेगी, आपके जो मध्यम जातियाँ रही है, निम्न जातियाँ रही हैं, वो भी संगठित होकर जो कि आपका अभिजात वर्ग में तब्दील होना शुरू हो गई है। फिर देखो यहाँ पर कहा जाए कि 1990 के दशक से जाति संस्करण में निचले स्तर की जातियां भी भारत के राजनीतिक अभियान के रूप में दिखलाई देने लगी। यानी जब से आपका जाति पंचायत की शुरुआत हुई 1992 से, तब से जो कि आपका देखो जो निम्न जातियां थी वो भी संगठित होकर जो कि अपने उनमें राजनीतिक जागरूकता आई। जैसे मध्यम जातियों को देखते हुए उनमें भी ऐसा संचार हुआ कि हम भी संगठित होते हैं और हम भी जो कि प्रभुत्व राजनीतिक क्षेत्र में जो कि अपना हिस्सा रखते हैं, जिसकी वजह से देखो वो भी जो कि अभिजात वर्ग के रूप में सामने आते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला जाए कि जो भारतीय राजनीतिक अभियान है ना, वो उसमें देखो विशेष रूप से कौन कौन लोग उभर के आए हैं। अभी जो भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में जो अभियान है, देखो पूंजीपति वर्ग भी बहुत से ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बताया जाए आपका राहुल बजाज है और भी जैसे अंबानी भी कभी शायद चुनाव वगैरह के लिए आए होंगे, इस तरह की बातें वहाँ बताया जाए, या फिर चुनाव को इनडायरेक्ट जो कि सपोर्ट वगैरह करते फंड वगैरह देते थे ना। तो ये भी देखो जो पूंजीपति वर्ग है वो भी राजनीतिक अभियान में जो के रूप में सामने हमको देखने को मिल रहा है आज। और जो ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व है, जैसे आप देखो सचिन रमेश तेंदुलकर आपको राज्यसभा में चुने गए हैं, हेमा मालिनी जो आपकी हीरोइन है वो अब अभी वर्तमान समय में जो सन्नी देओल भी आपके जो कि MP हैं। तो ये लोग जो कुछ ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व ये भी देखो आपको राजनीतिक क्षेत्र में अभियान के रूप में हमको देखने को मिले। साथ ही देखो जो आपके बाहुबली या अपराधी व्यक्तित्व के लोग हैं वो भी देखो MP MLA बन रहे हैं। तो ये भी जो कि आपका राजनीतिक क्षेत्र में अभियान वर्ग के रूप में सामने हमको वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ बताया जाए कि वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक अभियान कौन कौन से, पूंजीपति वर्ग भी हैं, ख्याति प्राप्त व्यक्ति भी हैं और जो बाहुबली अपराधी व्यक्ति, तो ये लोग भी जो कि राजनीतिक अभियान वर्ग के रूप में हमको देखने को मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ बोला है कि वर्तमान भारतीय राजनीतिक अभियान के लक्षण क्या है। तो देखो बोला जाए कि वर्तमान समय में देखो यहाँ पे देखो बोला जाए कि एक सेकंड थोड़ा सा जूम करते हैं। तो वर्तमान समय में जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो अभियान वर्ग है उसके क्या लक्षण है। तो पहला पॉइंट बोला जा रहा है आपका देखो यहाँ पे कि वर्तमान भारतीय राजनीतिक अभियान में सजातीयता का अभाव है और इनमें विभिन्न वर्गों, जातियों और धर्मों के लोग सम्मिलित है। यानी करेंगे तो जैसे एक होता था पहले उच्च जाति के लोग ही संगठित होकर वही जो कि रूल वगैरह करते थे, वही जो को अभिजात वर्ग बनते थे। तो लेकिन अभी ऐसा सजातीयता जो एक ही जाति का जो दबाव होता था या वर्चस्व होता था उसका जो कि अभाव देखने को मिलता है। यहाँ पे अब देखो विभिन्न वर्ग, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग जो कि सम्मिलित होकर जो कि राजनीतिक क्षेत्र में जो कि अभियान के रूप में हमको देखने को मिले हैं। फिर साथ ही देखो बोला जा रहा है यहाँ पे कि पूंजीपतियों के आगमन से राजनीतिक अभियानों के संदर्भ में आर्थिक घटक महत्वपूर्ण हो गया है और आर्थिक महत्व में वृद्धि भी हमको देखने को मिली है। यानी राजनीतिक अभियान में किसका महत्व बढ़ गया है, आर्थिक क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है पूंजीपतियों के आगमन से। साथ ही देखो राजनीतिक अभियान में जो ख्याति प्राप्त लोग हैं उनके महत्व में वृद्धि हुई है। बाहुबली और अपराधी लोग जो प्रवृत्ति के लोग थे उनका भी राजनीतिक अभियान में के रूप में प्रवेश हुआ है, उनका भी महत्व बढ़ गया है। साथ ही देखो जो कार्य समूह की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक अभियान की उत्पत्ति हुई। यानी कि अब देखो जो एक राजनीतिक दल पूरा चलता था, इसका देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका क्या है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल अकेले जो कि अपने व्यक्तिगत रूप से ही जो उनका व्यक्तित्व है उसी आधार पर जो कि वो दिल्ली का चुनाव जीते हैं और CM बने हैं। जबकि यहाँ पे कोई उनका देखो नई पार्टी भी बनी थी, उनका कोई पार्टी कोई पुराना नहीं था, मतलब वो समूह के नहीं एक व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक अभियान के सामने अभियान के रूप में उत्पत्ति देखने को हमको मिल रही है भारतीय समाज में। फिर देखो बोला जा रहा है कि आपका राजनीतिक अभियान के रूप में महिलाओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। जैसे पंचायती राज के बाद देखोगे तो महिलाओं की संख्या भी राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ी है, यानी कि महिलाएं भी राजनीतिक अभियान क्षेत्र में अब हमको देखने को मिल रही हैं। और वर्तमान समय में अब देखो क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक अभियान के रूप में जो निचले स्तर की जातियाँ थी उनके भी प्रवेश हमको देखने को मिल रहे हैं। वो भी लोग जो कि संगठित होकर कि अब ज़्यादा लोग क्योंकि देखो वो नंबर में बहुत ज़्यादा है तो वो भी संगठित होकर जो जैसे आप देखो बसपा जो आपकी UP की एक पार्टी है
बहुजन समाजवादी पार्टी, सपा भी आपका देखो यादव कम्युनिटी के आधार पे भी, यादव जाति के आधार पर ही गठित आपकी एक पार्टी है। तो इस तरह के लोग भी देखो अपनी जाति के प्रभुत्व, अपनी जाति को संगठित करके जो कि राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं और राजनीतिक अभियान के रूप में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इससे देखो जो राजनीतिक अभियान का आधार है ना वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो पहले क्या होता था, जो परंपरागत समाज में उच्च जाति के लोग या फिर राजा महाराजा लोग ही होते थे, लेकिन अभी देखो आपका फिल्म स्टार विख्यात लोग भी आ जा रहे हैं, है ना। अभी हमने काफ़ी चीज़ पढ़ा यहाँ पे डिटेल से, विख्यात लोग हैं, विभिन्न वर्ग विभिन्न धर्म से संबंधित लोग हैं, ठीक है। और जो आपके महिलाएं भी हैं अब वो भी जो कि इसमें शामिल हो रही है, मध्यम जाति के लोग भी संगठित होकर, निम्न जाति के लोग भी संगठित होकर जो कि इसमें शामिल हो रहे हैं, और इंडिविजुअल व्यक्तिगत आधार पर भी लोग जो कि इसमें जो कि अभियान वर्ग के रूप में आ रहे हैं। तो इस तरह से बोला जाए कि जो आपका राजनीतिक अभियान का आधार है वो काफ़ी अब देखो विस्तृत हो गया है। फिर साथ ही देखो यहाँ बोला जाए कि वर्तमान राजनीतिक अभियानों का निजी स्वार्थ, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन जैसे दुर्गुणों से ग्रस्त होने के कारण सम्मान में कमी आई है। यानी यहाँ पे कुछ निगेटिव पॉइंट भी बताए जा रहे हैं कि जो वर्तमान राजनीतिक अभियान है उसमें देखो उनका कुछ निजी स्वार्थ, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, इन सब की वजह से देखो उनकी जो सम्मान एक लोगों के मन में था उसमें काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे भारतीय राजनीतिक जो अभियान है उनके उद्गम का स्रोत बताया जाए, मतलब इनके पास ये अभियान वाला पावर कहाँ से है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि जो आपका जाति है उसके बारे में बताया जाए कि परंपरागत रूप से भारतीय राजनीति पर उच्च जातियों का वर्चस्व बना रहा है। यानी जो आपका परंपरागत सामाजिक स्वरूप है ना उसमें देखो जो जाति है, जाति के आधार पर जो कि अभियान वर्ग जो कि राजनीतिक क्षेत्र में बनते रहे हैं। इसी आधार पर देखो बोला जा रहा है यहाँ पे धर्म के आधार पर भी, जैसे उमा भारती, गोविंदाचार्य, ये देखो आदि जो कि अभी आपके धर्म के आधार पे भी जो कि आपका राजनीतिक क्षेत्र में जो कि अभियान वर्ग के रूप में बने हुए हैं। फिर इसी तरह बोला जाए कि आपका पूंजी और आर्थिक शक्ति भी एक कारक है अभिजात वर्ग के शोष का, जैसे राहुल बजाज है। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे बताई जा रही है। फिर देखो सामाजिक ख्याति, जैसे धर्मेंद्र, गोविंदा, जया बच्चन, हेमा मालिनी, आप सचिन तेंदुलकर भी जोड़ लो, रमेश सचिन तेंदुलकर। फिर साथ ही देखो परिवार का महत्व यानी परिवारवाद, इसके कारण भी देखो अभिजात वर्ग का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब अभिजात वर्ग बने हुए हैं राजनीतिक क्षेत्र में। जैसे राहुल गांधी तो पूरा परिवारवाद पर ही आधारित है। और इसी तरह देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी देखो सिंधिया परिवार से है। अभी आपको महाराष्ट्र का याद होगा, भोसले सिंधिया जो परिवार था उसी परिवार से, राजशाही परिवार से है। और ये भी देखो परिवारवाद के जरिए ही जो कि इनको राजनीतिक अभियान की प्राप्ति हुई है। और कुछ बाहुबल लोग हैं जैसे राजा भैया, अतीक अहमद, शहाबुद्दीन, इस तरह की बातें यहाँ पे इस बुक में बताई जा रही है। तो ये भी आधुनिक समय में राजनीतिक अभियान के निर्माण के प्रमुख सोर्स के रूप में आए हैं। साथ ही देखो यहाँ बोला है कि समूह या व्यक्ति की जोड़ तोड़ करने की नीति भी, यानी कि गठबंधन वाली बात जो बात बताई जा रही है वो भी देखो राजनीतिक अभियान के निर्माण में आज एक प्रमुख स्रोत के रूप में है। तो ये कुछ राजनीतिक अभियान के सोर्स क्या है वो हमने यहाँ पे देखा, काफ़ी डिटेल से, काफ़ी अच्छा यहाँ पे बताया गया। देखो इसका एक लास्ट टॉपिक इस बुक में जो दिया है, भारत के सामाजिक विकास में राजनीतिक अभियान की भूमिका, इनकी क्या भूमिका रही है भारतीय सामाजिक विकास में। तो ये बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी डिटेल से बताया जा रहा है। यहाँ इस पैराग्राफ आप देखो, यहाँ पे भारत में आज़ादी के बाद प्रौद्योगिकी विकास, प्रचुर मात्रा में आर्थिक उत्पादन, औद्योगिक एकाधिकार की समाप्ति, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, व्यवसायों की स्वतंत्रता, वितरणात्मक न्याय, गरीबी और निरक्षरता की समाप्ति, सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्षता एवं अर्जित योग्यता के महत्व की स्थापना, लोकतांत्रिक समाज का निर्माण, सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं स्वतंत्र चुनाव आदि हमारे कुछ ऐसे लक्ष्य रखे गए थे स्वतंत्रता के बाद, जिनकी प्राप्ति हेतु हमारे राजनीतिक अभियान निरंतर प्रयासरत रहे। यानी जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में थे वो देखो भारतीय समाज में जो भी चेंजेस हुआ कौन चेंज कर रहा है, जो भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं, जो चुने हुए MP MLA वगैरह है, वही लोग तो जो कि लॉ वगैरह बना रहे हैं, वही जो कि विकास कार्यक्रम जो कि कर रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा जो कि भारतीय समाज में परिवर्तन देखने को मिला है। तो यानी जो अभियान वर्ग है इन्हीं के प्रयास के स्वरूप जो कि हमको ये परिवर्तन भारतीय समाज जो ये लक्ष्य है इसको प्राप्त करने की कोशिश की गई है। तो ये जो हमारे जो लक्ष्य थे इसको प्रयास करने की कोशिश किसके द्वारा की गई, जो हमारे जो अभियान वर्ग थे राजनीतिक क्षेत्र में उनके द्वारा। इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर देखो बोला जाए कि उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमने कई उपलब्धियां दर्ज की, जैसे वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में आर्थिक क्षेत्रों में हम विश्व में विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा आज कर रहे हैं। आज जहाँ हमारी जीवन प्रत्याशा 27 वर्ष से बढ़कर 63 नहीं 69 वर्ष हो गई है, वहीं हम दूध उत्पादन में प्रथम तथा फल उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। साथ ही देखो अगर भारत की इकॉनमी PPP के आधार देखोगे तो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट
जो कि इकॉनमी है हमारे देश की। ठीक है, तो इस तरह की बात यहाँ पे की जाएगी, यानी उपलब्धियों की बताया जा रहा है कि कैसे जो कि ये जो अभिजात वर्ग जो इस तरह के जो लक्ष्य थे उसको प्राप्त करने में अपना काम आगे करते रहे, जिसके कारण जो कि इस तरह की हमको उपलब्धियाँ मिल गई हैं। परंतु देखो अभी इसका सकारात्मक पॉइंट बताया, अब इसके नेगेटिव पॉइंट बताएंगे कि परंतु दूसरा सत्य यह भी है कि अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आधे रास्ते ही पहुंचे हैं, और इसके लिए भी हमारे राजनीतिक अभियान उत्तरदायी है। यानी कि हम देखो पूर्ण रूप से जो कि अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। क्यों? इसके लिए जो कौन उत्तरदायी होगा? जो हमारे राजनीतिक अभियान वही उत्तरदायी होगा। क्यों? क्योंकि देखो उनका जो पश्चातापूर्ण रवैया था, परंपराओं का अंधानुगमन यानी परंपराओं को पालन करना, विकास के प्रति उदासीनता दिखाना, निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देना, सामाजिक सेवा को भूल जाना, राजनीतिक द्वंद्व एवं गुटबाजी, भ्रष्टाचार और आधुनिकीकरण के विपक्ष में मुख रखना, मतलब आधुनिकीकरण न करना, इस तरह की बात, और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को बाधित करना। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। ये सब किसके उत्तरदायी थे? जो आपके राजनीतिक अभियान है उन्हीं की भी, ये जो कि उन्हीं के द्वारा इस तरह की चीज़ें की गई, जिसके कारण जो कि हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाया। तो देखो बोला जा रहा है यहाँ पे, आज वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में राजनीतिक अभियान भयभीत दिख रहा है और सत्ता के समक्ष विकास उपेक्षित हो रहा है। यद्यपि इसके कई सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत हुए हैं, जैसे हाशिए पर लोगों के लिए चिंता, पंचायती राज के रूप में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये देखो चिंता गलत लिख दिया है। जो हाशिए पर खड़े लोग हैं उनके लिए देखो एक विकास कार्य जो कि काफ़ी तेज़ी से हुआ है, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की गई है। इस तरह के सकारात्मक प्रभाव है। साथ ही देखो जो पंचायती राज के रूप में देखोगे तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया, सूचना का अधिकार लाया गया, और इस तरह से देखोगे तो काफ़ी अच्छा काम भी किया गया है। तथापि राजनीतिक अभियान के क्षेत्र में बाहुबल और पूंजी के बढ़ते महत्व के समानुपातिक विकास को नज़रअंदाज भी किया है। यानी देखो जो आपका राजनीतिक अभियान क्षेत्र में देखो बाहुबल की वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हुई है, और जो पूंजी आर्थिक क्षेत्र का काफ़ी तेज़ी से इसमें जो कि प्रबलता देखने को मिली है। इसके कारण जो आपका समानता का महत्व कि सबको अवसर मिलना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में आने का, उसकी उपेक्षा की जा रही है। इस तरह से देखो ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी बताया जा रहा है। तो मिला जुला के कुल कहानी यहाँ पे यही बताई जा रही है कि देखो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट में समझो कि जो धीरू भाई बोलते हैं उनके मंतव्य से अगर हम सहमत हो सकते हैं कि भारत के सामाजिक विकास में राजनीतिक अभियान की भूमिका अपने अंतर्विरोधों के साथ अंततः सकारात्मक भी रही है। मतलब कुछ न कुछ नकारात्मक के साथ सकारात्मक, जो कि इसके ज़्यादा पॉइंट है, नकारात्मक भी कुछ इसके पॉइंट है, उसके साथ जो कि आपका ये जो सामाजिक राजनीतिक अभियान वर्ग है उसकी भूमिका इस तरह से यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये कुछ इस तरह के टॉपिक आपका, इसके बाद देखो पंचायती राज यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण वाला टॉपिक है, वो हम कल देखेंगे। आपका यहीं पे एलिट क्लास वाला यानी कि राजनीतिक अभियान वर्ग जो ये था, और जो हमने नोट से देखा पूरा एलिट क्लास के बारे में, एलिट क्लास थ्योरी वगैरह, वो सब कुछ यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।